welcome to my last lecture on class 12 chapter 3 human reproduction, whereby we are just now at the end of the chapter. We just need to know how does the embryogenesis take place, and once the embryogenesis has been done, बच्चा बन गया, 9 months की pregnancy हो गई, how is the child parturited, that means बच्चे का जन्म कैसे होता है, and lactation, the first milk that is that is formed within the mother's mammary gland, that's called as the process of formation of milk in the mother's mammary gland, that is called as lactation. And this, the child is lactated by the mother, through which it derives its nourishment, right? So we last 3 topics आपके बच गए हैं. So before without wasting much time, I'll take up the first topic first, that is embryogenesis. इस embryogenesis में क्या है? In my previous lecture you have learned that the 64 cell condition, that is called as blastocyst, and you know that the blastocyst is basically the cells of the blastocyst. They are basically arranged in 2 layers. The outer layer is called as the trophoblast cells, and the fate of the trophoblast cell you have already learned. आप पहले पढ़ चुके हैं. Trophoblast cell का काम है to make extra embryonic membranes, and ये जो extra embryonic membranes है, I'm just writing EM, ये 4 तरह के होते हैं, जिसमें से एक है आपका कोरियन, एक है allantois, एक है amnion, एक है आपका yolk sac. इनमें से ये दोनों extra embryonic membrane they help to form placenta, and placenta का काम क्या है? ये इस inner cell placenta और इसका काम क्या है? ये इस इनर सेल मास को नरिशमेंट देता है ताकि ये एम्ब्रियो में डेवलप हो सके, राइट? सो दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. नाउ दैट द प्लेसेंटा इज डेवलप्ड एंड द चाइल्ड इज बीइंग वेल नरिश्ड, उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई जा रही है, ऑक्सीजन जा रहा है, फूड जा रहा है, सो अब ये इनर सेल मास क्या बनाएगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा. अ प्रोसेस कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस. सो व्हाट इज द फेट ऑफ दिस इनर सेल मास, राइट? द वन व्हिच इज ड्रॉन इन रेड, its fate is to form an embryo, a process called as embryogenesis. Now how does it happen? यही embryogenesis कैसे होता है, यही अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं. Now just embryogenesis is quite a complicated process. It requires complete 9 months period. आप किसी भी साइड बुक पे देखेंगे तो पूरे 9 months का काफी डीप डिस्क्रिप्शन है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, वेरी फ्रैंकली. एम्ब्रियोजेनेसिस से कोई क्वेश्चन आज तक मेडिकल में आउटसाइड एनसीईआरटी नहीं आया है. सो प्लीज डू नॉट गेट मिसगाइडेड बाय एनीवन जो आपको इतना वॉल्यूमिनस, इतना डिटेल में 9 months की प्रेगनेंसी पढ़ा देंगे. वो बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ, राइट? सो ये एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है? ये जो इनर सेल मास है, चलिए इसको स्टेप वाइज देखिए. सबसे पहले ये इनर सेल मास, मैं अब केवल इनर सेल मास की बात कर रही हूं. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द इनर सेल मास, नॉट द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स. तो ये इनर सेल मास को मैं बाहर निकाल रही हूं. इनिशियली द सेल्स दे आर बेसिकली अरेंज्ड इन 2 layers. ठीक, इनिशियली दे आर अरेंज्ड इन जस्ट 2 layers, राइट? द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, यू नो दैट, एंड द इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एज योर एंडोडर्म. इनिशियली ये 2 लेयर में अरेंज हो जाता है. बाहर वाले को हम कहते हैं एक्टोडर्म, and let me draw it. This is called as ectoderm, and अंदर वाले को हम कहते हैं derm, अंदर वाले को हम कहते हैं endoderm. बाद में क्या होते हैं? Another layer of they differentiate into another layer. एक और लेयर बन जाता है. यही जो ectodermal cells है वो अंदर की तरफ इनवैजिनेट कर जाते हैं, और इनवैजिनेट करके एक और लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं mesoderm. इस तरह से आपके बॉडी का, आपको पता, हर एक ऑर्गन है ना, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन बेसिकली यही 3 लेयर ऑफ सेल से बने हुए हैं. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. दे लेटर डिफरेंशिएटेड. बस आपको इतना ही डालना है. दे लेटर डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. ठीक, डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. इन शॉर्ट दे फॉर्म द एंटायर एम्ब्रियो. नाउ विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि एक्टोडर्म से आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन बने, मेसोडर्म में से कौन कौन से ऑर्गन बने, एंड एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बने, ये आपके बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है. So you need not learn it, but still for your interest, if you are really interested to know कि actually ectoderm से क्या-क्या बना, mesoderm से क्या-क्या बना, endoderm से क्या-क्या बना, तो when my lecture gets completed and बाद में जब मैं आपसे PPT शेयर करती हूँ, उसमें I will show you what are the organs which develop from ectoderm, mesoderm, endoderm. आप सारे तो बिल्कुल याद मत करिएगा, but I will highlight some important organs जो आप पढ़ सकते हैं कि जो ectoderm से बने, mesoderm से बने, endoderm से बने. फिलहाल आपको यही बता रही हूँ कि this inner cell mass initially differentiate into 2 layers, ectoderm and endoderm. Later the mesoderm is also formed, and from these 3 layers all the organs of your body were formed, and that way a small embryo was formed. कौन से
महीने में एम्ब्रियो का क्या डेवलप होता है, कौन सा पार्ट डेवलप होता है, ये आपके एनसीईआरटी में एक पूरे पैराग्राफ में दिया है. आई हैव जस्ट मेड अ चार्ट ओवर हियर टू डिस्कस दैट. दिस इज द मंथ, यू नो दैट द एंटायर प्रेगनेंसी इट बेसिकली कंटिन्यूज फॉर 9 months and this 9 months को we for our study this 9 months को हम ट्राइमेस्टर में 3 सेमेस्टर में बांटते हैं. Now what are the 3 semesters? Let me tell you. अगर हम ये मानकर चलें कि पूरा जो ये जो 9 months की प्रेगनेंसी होती है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड इज अ पीरियड फॉर विच द एम्ब्रियो stays within the mother's womb to complete its development, which is equal to 9 months in case of humans. This period is called as the entire gestation period. ये जो 9 महीने का gestation period है, अगर इसको हम 3 भाग में बांटें तो ऑब्वियसली 3-3 महीने का होगा, 3, 6, 9. ये पहले 3 महीने को पहला सेमेस्टर मानते हैं. So we call it as first trimester. First trimester means पहला, और trimester means 3 सेमेस्टर का, ट्राई मींस ट्राइब, 3 सेमेस्टर का ये पहला सेमेस्टर है. सो वी कॉल इट एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट. सिमिलरली 4th month to 6th month को हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर. दिस इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर. ये 3 सेमेस्टर का सेकेंड भाग है ट्राइमेस्टर. एंड ऑफ कोर्स इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया दैट 7 months से 9 months को हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, राइट. तो इस तरह से हमने प्रेगनेंसी को 3 सेमेस्टर में बांटा है. That is the first trimester, second trimester and the third trimester. First trimester में क्या क्या काम होता है? We will study only that is in your NCERT. I'm again insisting, I'm telling you, in the past many years, जब से ये नया NCERT बना है, जब से ये NCERT में इंक्लूड हुआ, आज तक NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया on this 9 months. Please do not get misguided from here and there and don't study it in elaborate. ठीक है, unnecessarily. Now see, as per your NCERT, first month में जो पहला ऑर्गन बनता है बच्चे के अंदर, दैट इज योर हार्ट. ठीक है. सो ये अगर हमारा एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में पहले महीने में जो फर्स्ट ऑर्गन डेवलप करता है दैट इज हार्ट. एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट. क्यों पहले सबसे पहले हार्ट डेवलप करता है? क्योंकि हार्ट धड़कता है एंड हार्ट के धड़कने की वजह से हमें बच्चे का हेल्थ पता चलता है. वी कम टू नो दैट यस, देखो बच्चे तो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप कर रहा है. अब अंदर उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जिंदा भी है कि नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? तो बच्चे के हार्ट बीट से हमें पता लग जाता है कि दैट यस द चाइल्ड इज अलाइव एंड इट इज एक्चुअली ही इज अलाइव, ही और शी इज अलाइव एंड ही इज वर्किंग वेल. दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज फॉर्म्ड इज योर हार्ट एंड द फर्स्ट साइन ऑफ द एम्ब्रियो, हाँ एम्ब्रियो है, वो जिंदा है, एंड इट इज एक्चुअली देयर. दिस कैन बी एक्चुअली सेंस्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप. यू नो मदर के वूम में स्टेथोस्कोप लगाकर बच्चे के हार्ट बीट को सुना जा सकता है, राइट. सो दैट इज द ऑर्गन व्हिच इज फर्स्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट मंथ. सेकंड मंथ आते आते द लिम्स एंड द डिजिट्स. यू नो दैट वी हैव द फोर लिम्ब के डिजिट्स एंड जो हाइंड लिम्ब है उसके डिजिट्स, दे स्टार्ट अपीयरिंग. इज दैट क्लियर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते यानी कि थर्ड मंथ आते आते बच्चे के अंदर अदर देन हार्ट जो मेजर ऑर्गन्स हैं, मेजर जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल द ऑर्गन्स, including you know the limbs and the external genitalia, external genital organs जो होते हैं, you know 6 organs, genital organs, वो भी आपके डेवलप कर जाते हैं, right. So this happens in the first trimester. आपके एनसीईआरटी में 4th मंथ के डेवलपमेंट को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया. दे हैव फ्रॉम 3rd मंथ दे हैव रीच्ड द 5th मंथ. तो आप भी चिंता मत करिए, 4th मंथ को भूल जाइए. 5th मंथ में क्या होता है? द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, बच्चे का जो हिलना घूमना मदर के बॉडी के अंदर, दैट इज एक्चुअली स्टार्ट्स इन द 5th मंथ, राइट. एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड. सिर पे आपके बाल यहाँ पर यू नो ये मेनली यहाँ के तो नहीं, यहाँ के बाल आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं. 6th मंथ आते आते द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर. यू नो दैट हम मैमल्स हैं और मैमल का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी. दैट कम्स the eyelids, they separate. eyelid separate का मतलब क्या है? before birth the child you know sorry before this eyelids आपके चिपके हुए रहते हैं. ये slit the eyelids, you know they actually split, separate and the eyelashes are also formed. 7th month 8th month आपके बुक में लिखा नहीं है, सीधे उसके बाद आ गया 9th month में. कहता है 9th month आते आते the fetus is completely developed and it is ready to be given birth to. This process by which the child is expelled to the outside, that is बच्चे को जो हम जन्म देते हैं, this process is called as parturition. ठीक है. सो दिस जेस्टेशन इज द पीरियड जब बच्चा, वो 9 महीने के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड, एंड जब बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन. इज दैट क्लियर? सो विद दैट द फर्स्ट टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज कंप्लीट.
Before I move on, I will just repeat. एक साल मेडिकल में सेम ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था कि 5th मंथ में क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है. So you had to know the movement of the fetus and appearance of hair on the head. So this is your NCERT का tabulated form. You can pause the video and read it again and again. इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, फिलहाल तो आपका बच्चा 9 महीने का हो गया है and it is ready to be delivered to the outside. A process called as parturition. अब सवाल उठता है, ये parturition जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये कैसे होता है? ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इट इज अ न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, हाउ इट हैपेंस, ये समझाने के लिए आई जस्ट वांट टू टेल यू इसमें दो चीजों का रोल होता है. वन इज द रोल ऑफ योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. दिस टाइम इट्स नॉट एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रोल होता है. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी किसका रोल होता है? आई विल जस्ट लेट यू नो जस्ट नाउ. पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन उसका रोल होता है, राइट. अब ये कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे. सेकेंड, खुद बच्चे का एंड यूट्रस का रोल होता है. सो आई विल जस्ट शो यू. आई विल जस्ट मेक वेरी क्विकली द डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम once again, and this is the uterus, cervix, vagina, and here is the uterine wall. And very quickly I just want to say that the fetus is quite well developed. बच्चा पूरा ऐसे डेवलप कर गया है, मदर के वूम में पाया जा रहा है एंड ये समय आ गया है कि बच्चे को बाहर डिलीवर कर दिया जाए. ठीक, this method is called as parturition. How does it happen? हम कहते हैं parturition is a neuroendocrine mechanism. क्यों कहते हैं हम अभी आपको बता दें. We call it to be a neuroendocrine mechanism, यानी कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का रोल है. तो चलिए इन दोनों का रोल हम देखते हैं, राइट. सो लेट अस सी दैट. एक बात बताइए, 9 महीने के बाद जो बच्चे को एक्सपेल करना है बाहर, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ये पार्चुरेशन हो, बच्चे का जन्म हो, आपको क्या लगता है इसका इनिशिएशन कौन करेगा? मैं आपको एक हिंट देती हूँ. नॉर्मली किसी भी काम का इनिशिएशन वही आदमी करता है जिसको उस काम की सबसे ज्यादा हड़बड़ी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जिसको उसकी जरूरत होती है. नॉर्मली एनीथिंग इज इनिशिएटेड बाय दैट पर्सन हु इज एक्चुअली डेस्परेटली इन नीड ऑफ इट. तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर कौन डेस्परेटली नीड कर रहा है कि भैया पार्चुरेशन हो जाए? एनी गेसेस? यस, इफ यू गेस्ड इट, इट्स राइट. वन, इट इज द यूट्रस. व्हाई? क्योंकि बच्चा, आपको पता है, यूट्रस में पल रहा है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब यूट्रस की बस की बात नहीं है इतने बड़े बच्चे को रखना, इतने बड़े बच्चे को संभाल कर रखना. इट इज नॉट एट ऑल इजी फॉर द यूट्रस टू accommodate such a big child. The bigger the child, the more nourishment it is looking forward to. उतना ज्यादा blood supply चाहिए, उतना मदर का blood supply बच्चे के साथ शेयर हो रहा है. So the uterus is really fed up. So of course this is the first one. And second, who is actually in desperate need to come out is the child itself. Why the child itself? Because for the child, to remain in this limited space, it's a really suffocating affair. इतने छोटे से जगह पर माँ के ब्लड पर यहाँ पर रहना, वो बड़ा होता जा रहा है, यूट्रस का स्पेस कम है, so obviously it is a very suffocating affair for this. So what happens the moment the child gets completely developed? Both the fully developed fetus, this fully developed fetus, here I'll not call it child. ये बच्चा जब तक मदर के बॉडी के अंदर होता है इसको हम फीटस कहते हैं. ठीक है, तो ये जो फुल्ली डेवलप फीटस है एंड फुल्ली डेवलप, जो फुल डेवलप कर गया है, एंड द प्लेसेंटा, DEVELOPED, एंड द प्लेसेंटा. यूट्रस में भी सबसे ज्यादा परेशान कौन है? ऑफ कोर्स प्लेसेंटा, क्योंकि इट इज द प्लेसेंटा जिसपे पूरा आपका भार है, राइट. तो यूट्रस की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेसेंटा. दे इंड्यूस mild contraction placenta on the wall of the uterus. वो यूट्रस के वॉल को ये दोनों ट्रिगर करते हैं, both this and this, they trigger mild contraction in the wall of the uterus. ठीक है, this is called as, ये दोनों मिलकर mild contraction initiate करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं fetal ejection reflex. एक बार आपका क्वेश्चन आता है, what is fetal ejection reflex? What is fetal ejection reflex? एक क्वेश्चन आता है आपका. ठीक, ये fetal ejection क्यों? क्योंकि ये पहला रिफ्लेक्स है, ये पहला सिम्टम है बच्चे के बाहर निकलने का, ये पहला संदेशा आया है, ये पहला स्टिमुलस आया है, पहला इनिशिएटिव है. When they start contracting, what happens? The neurons, ठीक है, I'll now make the neurons with blue and the hormone with red. The neurons carry this message to whom? To the posterior pituitary. So I call it a neuroendocrine process.
they carry the message to whom? Posterior pituitary. As a result, the posterior pituitary is stimulated to make its hormone oxytocin. So this is the endocrine, ठीक है, and oxytocin is released by the pituitary and this oxytocin stimulates the uterus to contract further, ठीक है, इससे ये यूट्रस को बोलता है और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करो। अब और जोर से जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से अब एनहांस्ड मैसेज जाएगा पिट्यूटरी के पास कि देखो यूट्रस जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी क्या करेगा? और ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनाएगा। ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस से यूट्रस क्या करेगा? और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट? वो और ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड जितनी ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना आपका पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा और पिट्यूटरी उतना ज्यादा और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा एंड दिस विल कंटिन्यू। यहाँ न्यूरॉन से जा रहा है, सो न्यूरॉन एंड ये एंडोक्राइन, ये हार्मोन की यूट्रस से मैसेज जा रहा है पिट्यूटरी को थ्रू न्यूरॉन्स एंड पिट्यूटरी से यूट्रस को आ रहा है थ्रू हार्मोन। सो वी कॉल इट एज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड दिस विल एक दूसरे को पुश कर रहा है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जोर से, पिट्यूटरी और ज्यादा ऑक्सीटोसिन बना रहा है, और जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैसेज जा रहा है और जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट करते करते इतना ज्यादा रिगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है दैट द यूट्रस, एक समय आएगा द कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स सो रिगरस दैट द चाइल्ड इज एक्सपेल्ड टू द आउटसाइड। दिस चाइल्ड इज एक्सपेल्ड टू द आउटसाइड एंड I told you this process where the child is expelled to the outside, this is called as parturition. Right? So the parturition, that is the delivery of the young one, takes place like this. Is that clear? तो आपने आपका next topic भी पढ़ लिया, embryogenesis पढ़ लिया. Next we have studied, parturition. Now the third and last topic from the third topic of today's lecture, but the last topic of this entire chapter, that is your lactation. Now what is lactation? The moment the child is born, ठीक है, the mammary glands of the mother starts making milk. मदर का मैमरी ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करने लगते हैं। The alveoli they start proliferating and they start making milk, right? This process whereby the mammary glands they proliferate to make milk, that is called as lactation, right? तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं that is your lactation. So and ये lactation में आपको दो तीन चीज पढ़ना है, मैं इसको मिटा दूं, right? आपको lactation में पहला what is lactation पढ़ना है, ठीक? The mother's milk, the process by which the mammary glands of the mothers they proliferate to make milk, that is called as lactation. ये जो मदर का मिल्क होता है, जो फर्स्ट मिल्क बनता है मदर का इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, राइट? दिस वी कॉल एज कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में मदर में बनता है, ये एक स्पेशल तरह का मिल्क होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिच इन एंटीबॉडीज। आपकी एनसीईआरटी में केवल एंटीबॉडीज लिखा है, पर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जब 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना पड़ता है ऑल्सो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिएंट यानी कि होता है, ठीक? जब बच्चा व्हेन द चाइल्ड फीड्स ऑन द मदर्स मिल्क, उसको न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, दिस इज देयर, बट इट आल्सो सीक्रेट्स एंटीबॉडी। विच एंटीबॉडी? ये आपको आगे एक चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है तो पूछता है विच एंटीबॉडी इज मेड, दैट इज एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी का एब्रिविएशन होता है आईजी, ठीक? एंटीबॉडी का एब्रिविएशन होता है आईजी और कौन सा एंटीबॉडी बनाता है? ए। तो इसको हम लोग लिखते हैं आईजीए, दैट इज एंटीबॉडी ए बनाता है। और ये एंटीबॉडी ए क्यों बनाता है? क्योंकि बच्चा 9 महीने तक मदर के बॉडी के अंदर जब था तो सुरक्षित था, it was quite safe and secure. The moment it comes outside, the entire world is filled up with so many germs and pathogens, and बच्चा का अभी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं किया। It takes little time for the immune system of the child to develop. So immediately the child comes outside, becomes prone to many diseases. अब लेकिन उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम तो डेवलप किया नहीं, तो उसमें एंटीबॉडीज अभी बनता नहीं है। तो मदर की मिल्क से बच्चे को एंटीबॉडी दिया जाता है। ये मदर की मिल्क से बच्चे को जो एंटीबॉडी मिलता है, it प्रोटेक्ट्स इट from all sorts of infections, protects from infections, right? So this is about lactation. That means in lactation you have to learn 3 things. First, what is lactation? Second, what is colostrum, and what is the significance of colostrum? With that, the chapter comes to an end. I hope you understood each and every topic very well. Now that you've understood all the topic, it is high time we discuss past 10 years NEET question papers from this chapter. NEET में क्या क्या question आए वो discuss करें। 10 years board में क्या क्या questions आए along with CBSE का original marking scheme. So please do not miss out on my next 2 videos. My next video will deal with 10 years
neat question papers from this chapter so that you can understand what type of questions they come and which topics are important. And uska next video will deal with the 10 years board papers so that you know which questions they come and how to write to get that perfect 100 score, right? And as you know, all my lectures, they actually conclude by PPT, sharing, some PPT sharing on the topic and NCERT discussion. So here we go for that. So now it is the PowerPoint and the notes discussion time. As I told you that immediately, you can see here, immediately after implantation, the inner cell mass, it actually forms an outer ectoderm and an inner endoderm. I told you. First, all the inner cell mass cells, they arrange into an outer ectoderm and an inner endoderm. I told you this ectoderm and this is endoderm. Later, a mesoderm appears between the two of them. Now, later the mesoderm will appear between them, and these three layers will actually give rise to all the organs of your body or our body. Which layer forms which organ, that you need not know, but yes, few you can of course learn. For example, ectoderm makes the epidermis of the skin. That's very known to us. You must know it. And also the central nervous system is also made from ectoderm. There are other organs as well. If you wish, you can just go through, but it's not important to know them. From mesoderm, I insist that you know at least three parts. One is the connective tissue, which includes ligament, tendon, cartilage, bones, everything. Second, you must remember that the notochord is mesodermal in origin. And the third thing that you must know is that all muscles of your body, except it's a ciliary and the iridial muscles, all muscles of your body, they are basically mesoderm in origin. Now, from endoderm, there's no as such very important, part I will say that you need to know. Just go through them, frisk through the, parts which have been actually derived from the endoderm. Now, coming here, after that, we know it forms organogenesis, and we know that in human beings, the entire gestation period is of 9 months. Let us look at it month-wise. You know that in the first month, the heart is formed. The sign of growing fetus can be actually felt by the heart sound through the stethoscope. The second month, limbs and digit. Third month, that is 12 weeks. All major organs like the limbs, external genitalia are well developed. Then you know that you need not study the fourth month. Then fifth month में appearance of hair on the head. Sixth month, that is 24 weeks. The body is covered with fine hairs, eyelids separate, eyelashes form, and then we actually jump to the 9th month where the entire development is complete and the child is ready for delivery. This 9 months duration, that is called as gestation period. Now the child will be born. This is called as parturition. I told you it is a neuroendocrine mechanism and it originates from the fully developed fetus and placenta. And the first mild uterine contractions are called as fetal ejection reflex. You can see here the uterine contractions, they make the cervix stretch. As a result, it stimulates the posterior pituitary to release oxytocin, which will further call uterine contraction, and this will go on continuing. Besides, the oxytocin stimulates the uterus to produce prostaglandins, and you know that prostaglandins further they help in contraction of the uterus, right? This will go on continuing till it becomes stronger and stronger, and the child will be born to the outside, a method called as parturition. You can see here the method of parturition. It has been shown in this figure. Once the child is born, then the next topic is lactation. The mammary glands of the mother, it actually differentiates to produce milk. This is called as lactation. The first milk that is formed, that is called as colostrum. Besides rich in calories and protein, that is nutrient, it contains several antibodies, and I told you, you have to know which antibody. So it is antibody A, which actually gives resistance to the newborn babies. So with this, we have completed the PPT discussion. Now it is time for NCERT discussion on this topic. So here we go. This is page 53 of your NCERT, and please see here, from here, immediately after implantation, the inner cell mass, it basically differentiates to form, as I told you, an outer ectoderm and then an inner endoderm. Later the mesoderm develops, and from there all the organs of the body, they are actually developed. The inner cell mass is also called as stem cell because it can differentiate into any tissue and organ of your body. Then this is about the 9 months pregnancy. First month, it is heart. You can hear it through stethoscope. The second month, limbs and digits. Third month, major organs like limbs and genitalia. Fifth month, the movement of the fetus and appearance of hair. Now, sixth month,
The body is covered with fine hairs, eyelids separate, eyelashes formed. 9 months, the development is complete. This entire period is called as gestation period. Then the child will be born. It is called as parturition. It originates from the fully developed fetus and placenta. Fetal ejection reflex. The maternal pituitary will make oxytocin. This will cause stronger uterine contraction. This will continue, become stronger. This will lead to the expansion of the baby. This is called as parturition through the birth canal. Once the child is born, now the mammary glands of the female will differentiate. This is called as lactation. The mother will feed the newborn. The first milk is called colostrum. It contains several antibodies. And I told you which antibody you need to study. This is antibody A, right? With that, the chapter is completed. And as I will once again insist, please do not miss out on my next 2 videos whereby I have discussed the past 10 years NEET question paper and the board question papers from this chapter. With that, the chapter gets completed. I hope you are now confident. If not, please go through the videos once again and prepare this chapter well, both for your board exams and your medical entrance examination, right? With that word, I sign off and we'll meet in the videos with, from the next chapter.